जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दें। जिस तरह से भी मैंने लास्ट एक वीडियो कवर की, इसमें मैंने आप लोगों को ईटीएफ्स का बताई। काफ़ी लोग जो है हमारे मेंबर्स हैं वो ईटीएफ को लेके काफ़ी परेशान थे कि ईटीएफ क्या होता है, डिविडेंड कैसे आता है। तो मैंने उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी। उसका लिंक मैं जो है दोबारा अटैच कर दूँगा। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दी वीडियो तो आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक अटैच कर दूंगा। वैसे वो वीडियो हमारे चैनल पे भी मौजूद है। आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखें, म्यूचुअल फंड्स को आप इस तरह से समझें कि एक बंदा है वो या कोई एक एंटिटी है, वो कहती है कि यार आप 10-15 लोग 20 लोग जो भी हो ना, आप सब हमें पैसा दो, ठीक है, हम उस पैसे को कहीं लगाएंगे। उसके बाद जिस बंदे ने जितना पैसा हमें दिया होगा उसके हिसाब से उसे परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं और 10 लोगों ने 100 रुपया एक एंटिटी को, एक बैंक को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को दिया है, ठीक है, या एक पर्सन को दिया है, ठीक है। अगर हम बहुत छोटे स्केल पे देखें तो लोग जो है किसी एक बंदे को दे रहे होते हैं पैसा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बड़े स्केल पे इसको जाके देखें तो लोग बैंक्स को वो पैसा दे रहे होते हैं, ठीक है। 10 लोगों ने 100 रुपया करके 1000 रुपया जो है एक बैंक को दे दिया कि यार ये आप रख लो, इसके ऊपर जो है ना आप काम करो और जो मुनाफा है उस हिसाब से आप हमें दो, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि वो जो 10 लोगों ने पैसा दिया है उसमें जो है, या 20 लोगों ने पैसा दिया है, उसमें किसी ने कम पैसा दिया हो, किसी ने ज़्यादा पैसा दिया हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी ने 100 रुपया दिया हो, किसी ने 50 रुपया दिया हो, किसी ने 200 रुपया दिया हो, ठीक है। इस तरह करके भी वो पैसा जो है 1000, 2000, 5000 या 10,000 रुपया जो है वो बन गया हो। ज़रूरी नहीं है कि सब ने जो है इक्वल अमाउंट दी हो। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि बैंक उसके ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करेगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपने किस तरह के उनके फ़ंड में इन्वेस्ट की। ऐसे फ़ंड में इन्वेस्ट किया जो हाई रिस्क है, ऐसे फ़ंड में इन्वेस्ट किया जो लो रिस्क है, या ऐसे फ़ंड में इन्वेस्ट किया है जो मीडियम रिस्क वाला है। अच्छा, उसके बाद जो उसके ऊपर मुनाफा आएगा ना, वो बैंक एज़ पर द पॉलिसी और जो फ़ंड आपने चूज़ किए, आपको उसके ऊपर उसका जो है मुनाफा शेयर कर देगा। अब डिपेंड करता है आपने कितने पैसे लगाए। जितने पैसे लगाए होंगे उसके ऊपर जो फ़ंड की पॉलिसी होंगी उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अगर जाहिर सी बात है आपने एक बंदा है जिसने 10,000 में से 1000 रुपया लगाया है, तो 10,000 रुपये के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसमें से उसको 1000 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे ने 10,000 में से सिर्फ 100 रुपया जो है फ़ंड में ऐड किया हो, तो उसको फिर 100 रुपये के हिसाब से उसके ऊपर मुनाफा या नुकसान जो भी होगा वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह के फ़ंड्स होते हैं। एक फ़ंड आपके होता है शरिया कंप्लाइंट, एक होता है नॉन शरिया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर बैंक प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ ये बड़े बैंक जो हैं ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम आते हैं कुछ बैंक्स की बात कर लेते हैं। पहले जो है हमारे पास मिज़ान है, मिज़ान का अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट के नाम से होता है। एनबीपी का जो है एनबीपी फ़ंड मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। एमसीबी का जो है एमसीबी इन्वेस्टमेंट के नाम से है। यूबीएल का यूबीएल फ़ंड है। इस तरह अल्फला है, एचबीएल है, एबीएल है, अल हबीब है, फैसल बैंक है और एनआईटी है, ठीक है। सबसे टॉप रैंकिंग जो चल रहा था 2025 दिसंबर की अगर हम बात करें तो अलमिज़ान जो है टॉप रैंक था। इसके बाद थोड़ी सी मैं आप लोगों को मज़ीद इसके ऊपर गाइडेंस दे दूँ कि अगर आप लोगों ने इसको ऑफिशियली भी देखना हो तो ये वेबसाइट है मुफाब के नाम से, ठीक है, mufab.com.pk। आप इस पे जाएंगे और इसके बाद आप इंडस्ट्री स्टैट्स में जाएंगे, डेली पे जाएंगे, परफॉर्मेंस समरी पे जाएंगे। जब आप परफॉर्मेंस समरी पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से जो है ना इसकी रोज़ की NAV आपके पास परफॉर्मेंस आ जाएगी। आप इसमें चेक कर सकती हैं कि आप कौन से बैंक में इन्वेस्टेड हैं, उसके कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं और उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न्स आ रहे हैं और कौन सा फ़ंड शरिया है, कौन सा नॉन शरिया। अगर आप इसमें जाएँ आप देखें कि शुरू में आपके पास ये नॉन शरिया का सारा सेक्शन आता है, मनी मार्केट आता है, इसमें सारे आपके बैंक्स और उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लिस्टेड है, ठीक है। इसके बाद इनकम फ़ंड आ जाता है, इसके बाद इक्विटी फंड्स आ जाते हैं, इसके बाद कैपिटल प्रोटेक्टेड आ जाती है, इसके बाद आपके पास फिक्स्ड रेट्स आ जाते हैं, एग्रेसिव फंड्स आ जाते हैं, बैलेंस फंड्स आ जाते हैं, एसेट एलोकेशन आ जाता है, फंड्स ऑफ फंड्स आ जाता है, इंडेक्स ट्रैकर आ जाता है। अच्छा, इसके बाद शरिया कंप्लाइंट आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। अब वही फंड जो आपके पास नॉन शरिया में थे वो आपके पास शरिया में भी अवेलेबल होते हैं। इसमें भी दोबारा वही मनी मार्केट के सारे फंड्स आ गए, इनकम फंड्स आ गए, इक्विटी फंड्स आ गए और सो ऑन आपके पास सारे फंड जो हैं इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपका गोल्ड फंड भी मौजूद होता है कमोडिटी में, जो कि इस टाइम जो है मिज़ान और MBP जो है दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनको भी हम डिटेल में जाके आके डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा जो है ना डिस्कस कर लेते हैं कि आपके डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मेजर जो फंड्स होते हैं ना वो आपके होते हैं मनी मार्केट फ़ंड, इनकम फ़ंड और आपके इक्विटी फंड्स, ठीक है। मनी मार्केट में आपके जो फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में सेफ जगह पे आपका पैसा जो होता है वो इंजेक्ट हो रहा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं मनी मार्केट और इनकम मार्केट में, ठीक है। उनमें सिर्फ मेजर फ़र्क ये है कि आप बस ये याद रखें, एक जो लेमैन की ज़बान में मैं आपको बात बताऊँगा
कि जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, जो इनकम फंड्स होते हैं वो थोड़े आपके लॉन्ग टर्म के फंड्स हो जाते हैं, ठीक है, या आप उनको मिड टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखें कि जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं वो बिल्कुल लो रिस्क फंड्स होते हैं, लेकिन इनकम फंड जो हैं वो भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं लो फंड में, लेकिन उसको कहा जाता है कि ये मीडियम रिस्क फंड्स होते वो भी लो रिस्क ही हैं, उनमें भी ऐसा खास आपको कभी लॉस नहीं रिपोर्ट हो रहा होता, लेकिन ये हो जाता है कि कभी कभी जैसे अगर आपका 30 दिन आपने उसको होल्ड किया है तो हो सकता है एक दिन आपको उसमें लॉस रिपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपने 30 दिन कमाया, आपने एक दिन लॉस दे भी दिया तो वो खास ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल यही है क्योंकि उसमें लॉस हो जाता है तो उसको वो मीडियम रिस्क कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप बिल्कुल ही सेफ चलना चाहते हैं ना, आप कहते हैं नहीं हमने तो एक दिन भी लॉस नहीं करना, तो फिर आप जो है मनी मार्केट फ़ंड को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं हमें थोड़ा सा बेहतर रिटर्न भी चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि हम 1 या 2 दिन अगर रिस्क पे होते हैं हमारे स्टेक्स या हमारा जो है लॉस रिपोर्ट हो जाता है तो कोई मसला नहीं, तो फिर आप इनकम फंड पे जा सकते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न भी थोड़ा सा बेहतर आता है, ठीक है, मनी मार्केट के अगेंस्ट। अच्छा, एक और बात ये है कि इसमें फिर आपके पास इक्विटी फंड्स आ जाते हैं। इक्विटी फंड्स अब क्या होते हैं? इक्विटी फंड्स का आप ये ऐसे समझें कि जो आपका स्टॉक मार्केट है ना उसके अंदर आपके फंड्स इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। अब आप लोग पूछेंगे क्या हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये बात मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पहले हम चलते हैं, हम ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उसके ऊपर किस बैंक में कितने पैसे आएंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर आप मिज़ान बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास पहला मिज़ान कैश फंड आता है जो कि मनी मार्केट फ़ंड है। इसमें अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिन में आपको 26 रुपये आ रही हैं और 30 दिन में आपको 700 से ऊपर जो है 700 से 800 का आप ज़हन में रखें, आपको इसके अंदर पैसे लॉक हो रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद इस्लामिक इनकम फ़ंड है। इनकम फ़ंड में जो है ये बात आप याद रखें कि फ्लक्चुएशन आ रही होती है, ठीक है। किसी दिन आपको कैश फंड में ज़्यादा पैसे शो हो रहे होंगे मनी मार्केट में, किसी दिन आपको इनकम फंड में ज़्यादा शो हो रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इनकम फ़ंड और जो मनी मार्केट फ़ंड है ये लगभग सेम ही हो रहे होते हैं, बस ये है कि एक आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म है और एक आपका जो है मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सॉवरन फंड को देखना है तो आप लोग थोड़ा सा हैरान होंगे कि यार इसमें तो 800 रुपये आ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें सॉवरन फंड में भी जो है लॉस जो है वो ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। मेरी अपनी जो एक एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए जो है मैं आपको सॉवरन फंड रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाई रिस्क फंड आते हैं। हाई रिस्क में आपके पास जो फंड्स आते हैं वो आपके सारे इक्विटी मार्केट के फंड्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रखें कि मैं अब इस सारे जो है लांझे को आपको बताऊंगा तो आप लोग परेशान होंगे, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। आप लोग काइंडली इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा देखें ताकि आपको कुछ समझ आ जाए, ठीक है। जो आपके स्टॉक मार्केट के फंड्स होते हैं ना, इनको मैं थोड़ा सा आपको सेपरेट आगे जाके ना समझा दूंगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा, एमसीबी फ़ंड जहाँ तक बात की जाए तो एमसीबी में आपके पास अलहमरा कैश मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लान आ जाता है, इनकम फंड आ जाता है, कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र आ जाता है। इस तरह से आपके पास मज़ीद फंड्स भी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, या मैं डिस्कॉर्ड का लिंक अटैच कर दूँगा, वहाँ पर आप जाएँगे, सिंपल आप ये म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपनिंग में जाएंगे, ये सारी डिटेल्स पढ़िए, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं मज़ीद वीडियो को लंबा करके आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप किस फंड में पैसे इंजेक्ट करेंगे तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको पर डे क्या आएगा और पर मंथ इसमें जो है क्या आएगा, और 365 डेज़ में आपको इसमें क्या प्रॉफिट जो है रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कौन से फंड्स आपको इनमें से रिकमेंड करूँगा वो मैं आपको एंड में जाके बताऊँगा, ठीक है। इसी तरह एमसीबी के हैं, इसी तरह एचबीएल है, उसके हैं कि मनी मार्केट भी है, इनकम मार्केट भी है, इक्विटी मार्केट भी है। इस तरह आपके सारे मार्केट्स के जो है फंड्स और उनके आगे जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। इस तरह अल्फला जो है बैंक अल्फला वालों का, उनके फंड्स हैं। इसके अलावा एबीएल जो है उनके जो है इस तरह सारी डिटेल इसमें मौजूद है। यूबीएल जो है उसके फंड्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद अल हबीब जो है उसके सारे जो है इसमें मेंशनड हैं। फैसल बैंक है, फैसल बैंक के बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो एनआईटी आ जाता है। एनआईटी के बाद आपके पास एनबीपी फंड्स जो हैं उनके सारी जो है मेंशनड है। अच्छा, अब इसमें काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट का तो बताया नहीं, अभी हम आपको स्टॉक मार्केट का बताते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक तो मैंने आपको बात बता दी ना कि इसमें एक जो है मनी मार्केट फ़ंड है, एक आपका जो है इनकम मार्केट फ़ंड है, ठीक है। हाँ, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर किसी बंदे ने वीडियो आगे कर दी है तो उसको दोबारा जो है वो सुन के जो है चीज़ समझ आ जाए।
मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है, जो आपका इनकम मार्केट है वो मिड टर्म है, ठीक है। रिस्क दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा होता है। मनी मार्केट बहुत ही लो रिस्क है, उसमें बिल्कुल ही लॉस नहीं होता। इनकम मार्केट में जो है आपको कभी कभी 30 दिन में 1 या 2 दिन आपको लॉस रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट फ़ंड की। स्टॉक मार्केट फ़ंड में आपके पास इस्लामिक भी आते हैं, आपके पास कन्वेंशनल भी आते हैं, ठीक है। इस्लामिक में आपके पास अल-हमरा का आ जाता है, अल-अमीन का आ जाता है, इसके अलावा मीज़ान का आ जाता है, एनबीपी का आ जाता है। कन्वेंशनल में आपके पास यूबीएल का फाइनेंशियल सेक्टर फ़ंड आ जाता है, एनबीपी का फ़ंड आ जाता है, एमसीबी का, जेएस का, ये सारे जो हैं जो अच्छे फ़ंड्स हैं हमने वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आगे इनकी एनएवी लिखी हुई है, इसके बाद इनका फ्रंट एंड लोड्स लिखे हुए हैं, मैनेजमेंट फ़ीस लिखी हुई है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि फ्रंट एंड बैक एंड लोड्स क्या होते हैं। देखें, जिस टाइम आप पैसा इंजेक्ट करते हैं ना फ़ंड में, तो उसमें एक कटौती होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर 3% कटौती आपकी उसी वक्त हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी 2 राय होती हैं कि एक तो फ्रंट एंड लोड अप्लाई हो रहा होता है। बहुत से लोग ये होते हैं जो जाते हैं बैंक में और जाके अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो आपका फ्रंट एंड लोड जो है वेव ऑफ कर देता है। ये डिपेंड करता है बैंक पे और उसके फंड मैनेजर पे, लेकिन फ्रंट एंड लोड अगर बात करें तो वेव ऑफ हो भी जाता है, ठीक है। बहुत से लोग कर देते हैं, बहुत से नहीं करते, डिपेंड करता है आपने किस तरह से नेगोशिएट किया। अदरवाइज़ अगर नहीं होता आपका वेव ऑफ, तो आप याद रखें कि ₹1,00,000 आप डालेंगे तो 3% आपकी फ़ौरन कटौती हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बैक एंड लोड होता है। बहुत सी जगह पे जब आप पैसा निकलवाते हैं ना और रिडम्पशन अप्लाई करते हैं, तो आपका 3% 2% जो भी उनकी पॉलिसी है वो कट जाता है। तो आपने ये देखना होता है हमेशा फ़ंड में कि फ्रंट एंड और बैक एंड लोड कितना इसमें मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आगे रिटर्न जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने जाके ये चेक करना हो किसी भी बैंक की वेबसाइट, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने उस बैंक का नाम लिखना है, आगे आपने लिखना है फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप यहाँ से गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे मीज़ान और आगे लिख देंगे फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट, तो आपके पास जो पहला लिंक आएगा आप उस पर जाएंगे तो फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसमें आप जैसे जाते हैं लेटेस्ट की, आप कहते हैं मैंने जून 26 देखनी है, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट पे, तो आपके पास वो रिपोर्ट जो ओपन हो जाएगी। आप देखिए आपके पास ये जून की ओपन होगी, ठीक है। इसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ंड है वो आपसे क्या बात कर रहा है और वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें आपके लिए उसको ट्रैक डाउन करना बड़ा आसान होता है। मैं अलमीज़ा म्यूचुअल फ़ंड को देखना चाहता हूँ। अब इसमें आप जब जाते हैं तो आपके पास देखें सारा लिखा मौजूद होता है कि ओपन एंड है, हाई इसमें जो है रिस्क है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ वजह देखनी होती है कि एक चीज़ जो है वो हाई रिस्क है या लो रिस्क है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें फ्रंट एंड इन्होंने मेंशन किया हुआ है 2%, इसका मतलब ये जैसे ही आप पैसे डालेंगे तो इसमें 2% कटौती हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है बैक एंड नील है, मतलब बैक एंड का नील का मतलब ये है कि अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो उस पर कोई भी आपकी कटौती नहीं होगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में आप पैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैनेजमेंट फ़ी अप टू 3% है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने अगर ये देखना हो कि यार इस फंड जो अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड है इसमें हमारा पैसा इन्वेस्टेड किस जगह पे है, तो आप जाके टॉप इक्विटी होल्डिंग देख सकते हैं कि आपके जो फंड है उसने कहाँ पे होल्डिंग रखी हुई है। ओजीडीसी में रखी हुई है, लकी सीमेंट में, हब पावर में, मीज़ान में, माड़ी में, चिराट में और बाकी सारे मेंशन है। और कितने % होल्डिंग की हुई है ये भी लिखा हुआ है कि ऑयल एंड गैस में, ओजीडीसी में इन्होंने जो है 10% से अब जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ से आप जाके ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्टर लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस में कितने % इन्वेस्टेड है, 21% इन्वेस्टेड है, अदर में कितने हैं, सीमेंट में कितने हैं, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके बेंचमार्क्स और रिटर्न भी देख सकते हैं। इसी तरह बाकी सब के साथ भी इसी तरह आप जाके रिपोर्ट देख सकते हैं कि जो बैंक है या जो म्यूचुअल फंड है उनका, उसने आपका पैसा किस जगह पे कितने % जो है इन्वेस्ट किया है। अलमीज़ान में और जो एमसीबी म्यूचुअल फंड है, इसमें मुझे 2 फ़ायदे नज़र आए हैं कि में रिडम्पशन में पैसा फ़ौरन मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पैसा कहते हैं यार आज आप रिडम्पशन करोगे तो पैसा आपको 2 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। जो 2 वर्किंग डेज़ है उनमें पैसा आएगा। जबकि मुझे जो मीज़ान और एमसीबी में चीज़ नज़र आई है वही नज़र आई है। अब कुछ भी मैंने अब देखा है कि ये चीज़ नहीं थी। अब मैंने सबको जारी बात टेस्ट नहीं किया, सब जगह मैंने अपने अकाउंट नहीं खुलवाए, लेकिन मैंने जितनों में खुलवाए उनमें मैंने ये चीज़ देखी कि मीज़ान और एमसीबी ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे कि अगर आप रिडम्पशन अप्लाई करते हैं तो आपको पैसा फ़ौरन मिल जाता है, ठीक है। एमसी जो मीज़ान है वो आपको पैसा देता है 80% ऑफ योर कैश देता है इमीडिएटली, और बाकी अगर आपको फुल चाहिए रिडम्पशन तो वो 2 दिन में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन एमसीबी जो है 60% इमीडिएटली आपको अमाउंट दे देता है और बाकी पैसा आपको जो है वो 2 डेज़ का मैक्स टाइम होता है उसके अंदर मिल जाता है। तो इसमें फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि अगर इतवार को रात को 1 बजे भी आपको पैसा चाहिए ना, तो आपको टेंशन कोई नहीं है कि यार 2 दिन लगेंगे, आप उसी टाइम रिडम्पशन अप्लाई करेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। अलमीज़ान की हेल्पलाइन है, ये मौजूद है, यहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मनी मार्केट में जाते हैं तो वो लो रिस्क है, उस पर लो रिटर्न आएगा। मिनिमम डिपॉजिट आपने 5,000 कर सकते हैं,
ईयरली उसमें डिविडेंड आता है, मंथली कंपाउंडिंग होती है, लेकिन फ्रंट एंड बैक एंड लोड कोई नहीं है, डालते हुए या निकालते हुए कोई कटौती नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मीज़ान रोज़ाना आमदन फ़ंड है। मीज़ान रोज़ाना आमदन फ़ंड में क्या होता है कि ये भी आपका मनी मार्केट फ़ंड है, लो रिस्क है, लेकिन इस पर थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा आपको मिल रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये एक बात याद रखें कि इसमें ईयरली डिविडेंड तो नहीं आता, लेकिन डेली कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, डेली कंपाउंडिंग मतलब ये है कि अगर आज आपके अपने 1000 रुपये डालें और 1000 रुपये पे आपको 200 रुपया रिटर्न आया है, तो कल जो पैसा आपको आएगा वो आपको 1200 पे आएगा, 1000 रुपये नहीं आएगा। जबकि मनी मार्केट में आपको रोज़ पैसा 1000 रुपये के ऊपर ही आएगा, आपके कैपिटल पे पैसा आएगा। जबकि रोज़ाना आमदन में डेली कंपाउंडिंग है, मतलब ये है कि अगर आज 1000 है तो कल 1200, उस पर 200 प्रॉफिट लगा है तो 1200 पे प्रॉफिट आएगा, और अगले दिन अगर आपका वो 1400 हो गया है तो फिर 1400 रुपये पे प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन एक बात याद रखें, मिनिमम डिपॉजिट का 5 लाख चाहिए होता है। इसके बाद इनकम आ जाता है, इसमें MDIP है, 2 लाख मिनिमम डाल सकते हैं। मिनिमम का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे कम से कम आपको 2 लाख डालना पड़ेगा, ज़्यादा जितने मर्जी डाल सकते हैं। डिविडेंड नहीं आता, डेली कंपाउंडिंग है, लेकिन 1 से 2% फ्रंट एंड लोड है, बैक एंड लोड नहीं मौजूद। आपने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो पैसा आप जो म्यूचुअल फंड है उसमें मत डालें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप वो म्यूचुअल फंड में ना डालें? सर सिंपल सी फॉर्मूला है कि म्यूचुअल फंड में जब आप वो पैसा डालेंगे ना, तो अगर मार्केट गिरती है तो आपको लॉस रिपोर्ट होगा। ठीक है, और फिर साथ में आप मैनेजमेंट फ़ीस भी दे रहे हैं जो कि ज़्यादा है। ठीक है, ETF में वही मैनेजमेंट फ़ीस जो है आप देखें 0.75% है। ठीक है, जबकि यही जो आपकी स्टॉक मार्केट फंड में आ जाती है, म्यूचुअल फंड में आ जाती है, वो 3% 2% तक आ जाती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट ETF में पैसा इंजेक्ट करें। आप म्यूचुअल फंड में अगर जाते हैं तो सिर्फ मनी मार्केट में जाएँ, इनकम मार्केट में जाएँ, और या जो कंपाउंडिंग वाले फैक्टर्स हैं उनको जाके हिट करें। आप स्टॉक मार्केट की तरफ ना जाएँ। स्टॉक मार्केट के लिए फिर आप डायरेक्ट आके स्टॉक मार्केट में मीज़ान ETF लें, क्योंकि वहाँ पे रिडम्पशन का भी मसला है। वहाँ पे पैसा आज आप डालेंगे वो कल रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, या ये आपने आज ख़रीदा, आज आपको ETF मिल गया, आज बेचा तो आज ही आप बेच सकते हैं, और फिर मैनेजमेंट फ़ीस भी इसकी कम है। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने 50% पैसा मीज़ान या आपका अलहमरा या जिस मर्जी में डालें, UBL में डालें, HBL में डालें, डिपेंड ऑन यू। मैंने वो लिस्ट शेयर कर दी है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। आपने उधर इंजेक्ट कर दिया, 20 to 25% पैसा आपने अपना इन्वेस्ट कर दिया मीज़ान ETF में। ठीक है, जो मैंने किया हुआ है। आपने करना है तो आप कन्वेंशनल में भी कर सकते हैं, जो कि शरिया नहीं है, उसमें सूद का फैक्टर मौजूद है। महाना में भी कर सकते हैं। मैंने अपना पैसा जो है वो मीज़ान ETF में रखा हुआ है, जो मैं उसको मंथली कंपाउंड कर रहा होता हूँ। इसके अलावा जो पैसा आपका बचता है ना सरकार, वो पैसा आपने जाके इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। आपका जो है एक तरफ 50% पैसा वैसे आपका सिक्योर है, इसके अलावा जो आपका 20-25% पैसा है वो ETF में है, जो कि लॉन्ग टर्म हो जाता है, और बाकी 20-25% 30% अगर आपने पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ भी है, जो फंस भी जाता है या उसमें आपको लॉस भी हो रहा है, तो आप कंफर्टेबल हैं कि यार 70% पैसा तो मेरा सिक्योर है ना, 50% पैसा तो वैसे ही मेरा ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ से मुझे जो है थोड़ा बहुत रिटर्न आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दोबारा इसका थोड़ा सा दिखा दूँ इसका में जाके, तो ये देखें कि लेट्स सपोज आपने जाके पैसा लगा दिया है, HBL में लगा दिया। ठीक है, और HBL के आपने जाके इस्लामिक में लगा दिए, तो आप ये देखें कि आपको 800 रुपये तो लाख रुपए पे महीने के वैसे आ रहे हैं ना। तो अगर आपने इस हिसाब से पैसा लगाया है तो आपको एक तरफ से तो लगभग एक अमाउंट मिल रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका जो बाकी थोड़ा सा पैसा है वो पैसा आपका ETF में है, जिसमें आपको साल का एक डिविडेंड भी आ रहा है, और वो पैसा आपका लॉन्ग टर्म में जो है एक अच्छे जो है बास्केट में लगा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको उसकी बास्केट भी दिखा दूँ कि काफ़ी अच्छी बास्केट है ETF की, ये बास्केट है। ठीक है, अब आपका जो ETF में पैसा है वो इस सारे स्टॉक्स में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है आपका एक प्रोटेक्टेड है कैपिटल, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी कंपनीज एक साथ तो नहीं गिर सकती या एक साथ तो बंद नहीं हो सकती ना। ठीक है, और अगर इसमें से कोई कंपनी जो है वो थोड़ी सी ख़राब भी हो रही होगी तो म्यूचुअल फंड में पीछे आपकी मैनेजमेंट बैठी होती है, बैक कर रही होती है, जो उसको रिप्लेस कर देती है टाइमली बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा फैक्टर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका जो 20 से 25% पैसा है ना, वही सिर्फ मार्केट में इंजेक्ट हुआ है, जिसको आपको कोई फिक्र नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरा 70% पैसा जो है वो सिक्योर है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि हमने तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करना है, उसको हमें बताओ। तो चलें उसकी बात कर लेते हैं। देखें, अगर तो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो उसके भी मल्टीपल आपके फंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो एनर्जी फ़ंड आ जाता है, स्टॉक मार्केट फ़ंड आ जाता है, काफ़ी सारे फंड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब करना किस में चाहिए? देखें, अगर तो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि काफ़ी लोग जो है ना वो हमें कहते हैं कि यार एनर्जी सेक्टर फ़ंड जो है उसका रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। देखें,
जहाँ तक बात आती है ना एनर्जी फ़ंड की, तो बिल्कुल इसका रिटर्न अच्छा आता है, लेकिन आप एक बात याद रखें कि इसमें आपका जितना पैसा है ना सरकार, वो इन्वेस्टेड होता है सारे एनर्जी फंड्स में। अब आप देखें माड़ी में इन्वेस्टेड होगा, ऑयल एंड गैस में होगा, हपको में होगा, पेट्रोलियम में होगा, पीपीएल में है, ओजीडीसी में है, पीएसओ में है, ठीक है, रिफाइनरीज में है, सुई गैस में है। आपका सारा पैसा जो है ना वो एनर्जी सेक्टर में इंजेक्टेड हुआ है। इसमें रोला क्या है? इसमें रोला ये है कि जिस दिन आपको प्रॉफिट आएगा तो वो तो छप्पड़ फाड़ आएगा, लेकिन अगर एनर्जी सेक्टर डंप हुआ ना तो पूरे सेक्टर का आपको इम्पैक्ट आए। इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार आप लोग जो है एक सेक्टर को हिट ना करें, ठीक है। अगर आपने डालना है थोड़ा पैसा इसमें डाल दें, सारा पैसा इंजेक्ट ना करें। अगर आपने पैसा इंजेक्ट करना है तो आप ऐसा करें कि आप म्यूचुअल फ़ंड में करें। देखें जैसे ये म्यूचुअल फ़ंड है, इसमें क्या है कि आपका पैसा जो है ना एक सेक्टर में इंजेक्टेड नहीं है, सिर्फ आपका पैसा जो है वो एनर्जी सेक्टर में इंजेक्टेड नहीं है। आपका पैसा जो है ऑयल एंड गैस में भी है, आपका पैसा सीमेंट में भी है, आपका फर्टिलाइज़र में भी है, आपका पावर में भी, आपका बैंक्स में भी, आपका अदर में भी है, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अदर में आपके आईटी शाईटी आ जाते हैं, आपका सिस्टम लिमिटेड आ गया। इसमें फ़ायदा ये है कि आप देखिए अगर आज लेट सपोज बैंक गिरता है तो पावर बचा लेगा, पावर गिरेगा तो सीमेंट बचा लेगा, कोई ना कोई सेक्टर तो बचा ही रहा होता है ना। रोज़ तो पूरी मार्केट आपकी नहीं गिरती, ठीक है। यही होता है, थोड़ी बहुत सेलिंग एक जगह डिप्रेस होती है, एक जगह चल रही होती है, तो आपको 2-3 जगह से प्रॉफिट आ रहा है, 2-3 जगह से लॉस आ रहा है, आप ब्रेक इवन करके निकल गए, आपको डंप नहीं होती, आपको डज नहीं पड़ती। तो ये बात आप याद रखें कि हमेशा पैसा आपने जो है डिवर्सिफाई करके डालना होता है। लेट सपोज आप कहते हैं नहीं मैंने तो टारगेट सेक्टर को हिट करना है, तो आप बिल्कुल करें, लेकिन फिर आप ऐसा करें उसमें थोड़ा पैसा डालें। लेट सपोज आपने अगर 100 रुपये डालने हैं तो 20 रुपये वहाँ पर इंजेक्ट करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों के एक और सवाल भी होता है कि इसमें एक आपका इंडेक्स ट्रैकिंग फ़ंड है, वो क्या है? देखिए इंडेक्स ट्रैकिंग फ़ंड बिल्कुल आपका होता है जिस तरह से आपका ईटीएफ है, कि जिस तरह से आपका इंडेक्स चल रहा होता है उसी तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। इंडेक्स आज गेन देगा तो ये गेन देगा, लॉस देगा तो लॉस देगा। अब इसमें ये है कि अगर आप तो एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, अब तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर आप इंडेक्स फंड पे जाएँ, आप इंडेक्स फंड को ट्रेड करें, आपको पता होगा कल मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, ठीक है। जिस तरह बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमने फंड्स डाल रहे हैं, आप मुझे बताएं कल मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, हम उनको जो है आगे से गाइड कर रहे होते हैं। अगर तो आपको वो नॉलेज नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये मैं कहूँगा फिर आप ईटीएफ में पैसा डालें, ठीक हो गया। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हमने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो हमारे पास कौन सी कमोडिटी मौजूद है? हमारे पास 2 मौजूद होती हैं, मिज़ान और एनबीपी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कमोडिटीज़ में जो पैसा इंजेक्ट है वो आप म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू करें। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वो पैसा आप लोग पीएमएक्स में इंजेक्ट करें, ठीक है। पीएमएक्स में कैसे इंजेक्ट करते हैं, एक बात याद रखें कि जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है पीएमएक्स है, वो आपको गोल्ड जो है ऑफ़र करती है, ठीक हो गया। जिस तरह से आपने अगर लेट सपोज बाहर से गोल्ड लेना है तो आपको पता है कि आपको जाना है, आपको गोल्ड ख़रीदना है, कैश लेके जाना है, कैश में डीलिंग होती है, वहाँ परचेज़ करना है, परचेज़ करके घर लाना है, घर में रखना है, तो उसमें एक लांझा है, क्योंकि आप लेने जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो एक तो आपको सिक्योरिटी का इशू आएगा। दूसरा ये है कि अगर आप चीज़ वहाँ से ले रहे हैं सुनार से, तो ये भी नहीं पता कि वो आपको खाली चीज़ दे रहा है नहीं दे रहा, तो ये सबसे बड़ा मसला आता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में मुझे क्या मसला आता है? म्यूचुअल फंड में वही मसला आता है कि फ्रंट बैक एंड लोड्स अप्लाई हो रहे होते हैं, फिर उसमें मैनेजमेंट फ़ीस काफ़ी अप्लाई हो रही होती है, और फिर आपको डायरेक्ट गोल्ड भी तो नहीं मिल रहा होता ना, उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स ऑफर हो रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा, इसमें ये आपको अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि रिडम्पशन जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर वही वाला ही मसला आता है कि आप आज रिडम्पशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद या आप पैसा इंजेक्ट करते हैं तो आज की वैल्यू पे आपको गोल्ड नहीं मिल रहा। आज लेट सपोज आपने मंडे को अप्लाई किया है तो हो सकता है वेडनेसडे तक आपका पैसा जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट जो यूनिट आपको इशू हो रहे हैं वो आपको रिफ्लेक्ट हो। इसी तरह आप बेच रहे हैं तो वो 1 या 2 दिन लेगा उसको रिफ्लेक्ट करने में। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप पीएमयू जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसमें आप अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। जैसा लेट सपोज आप फ्लोरेट कैपिटल्स में अकाउंट खुलवाते हैं जो कि पीएमएस का ब्रोकेज हाउस है। अगर आपने पीएमएस के ब्रोकेज हाउस देखने हो तो आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आपकी जो है वेबसाइट है पीएमएस की, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। इसके अलावा अगर आपने टॉप ब्रोकर्स देखने हों कि कौन से हैं पीएमएस के, तो नंबर 1 पे फ्लोरेंट कमोडिटीज़ है, जिनका नाम अब फ्लोरेंट कैपिटल्स हो चुका है। इसके बाद बाकी सारे भी मौजूद हैं। मैं अगर आप ऐसे पूछेंगे मेरा अकाउंट कहाँ पे है, तो मेरा जो है फ्लोरेंट कमोडिटीज़ में अकाउंट है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या होता है। देखें,
PMEX में गोल्ड अप्लाई करने का या गोल्ड खरीदने का क्या तरीका होता है। पहली बात ये है कि PMEX में जो गोल्ड ख़रीदना है बड़ा आसान है। वो जस्ट आपने ब्रोकेज में अकाउंट खोला, लेट सपोज आपने PMEX में फ्लोट कैपिटल में अकाउंट खोला। इसके बाद ये है कि आपने MT5 की जो ऐप है वो डाउनलोड की। वो डाउनलोड करने के बाद आप उस ऐप में गए और ऐप में जाने के बाद मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ। यहाँ पे मैंने सारा जो है ना मेंशन किया हुआ है। आप जस्ट MT5 की ऐप में गए, आपने जाके M तोला गोल्ड लिखा। तोला गोल्ड भी मिल जाता है, M तोला गोल्ड भी मिल जाता है, ठीक है। मिली तोला कहते हैं हम M तोला को, ठीक है, जो सबसे छोटी आपकी लॉट है, मतलब जो आपको 450-500 रुपये की भी लॉट मिल जाती है। आप ये बात याद रखें कि PMEX में फ़ायदा ये है कि आप 500 रुपये का भी फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। जबकि बाहर आपको कहीं से भी 500 रुपये का फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता। तो जो बंदा थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और चीज़ें ख़रीदना चाहता है तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड ये है कि वो यहाँ से ख़रीदे, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि आप 500 रुपये का भी गोल्ड हर महीने ख़रीद सकते हैं। आपको कोई 5-10 लाख रुपया लगाने का या 1-2 तोला लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप गए, आपने M तोला गोल्ड पे क्लिक किया, मंडे पे क्लिक किया, मंडे वाले दिन, और आपने एक लॉट बाय कर लिया। अब आपने लॉट बाय किया ना, तो ये अभी आपके पास रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आपको ये 1 हफ्ते का टाइम पीरियड होगा। हफ्ते बाद जो है ना इसकी फिजिकल डिलीवरी जो है आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। फिजिकल डिलीवरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। आप जाके PMEX पोर्टल पे देख भी सकते हैं। आपने PMEX.com पे जाना है, लॉगिन करना है, गोल्ड विड्रॉ में जाना है। विड्रॉ में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, वॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री बैलेंस आ जाएगा। जैसे अगर आपने 3 खरीदी हैं लॉट तो आपके पास 3 यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखें कि ये जो गोल्ड होता है ये आप उनसे क्लेमेबल होता है। अगर कम से कम 10 तोला आपके पास हो जाएगा वॉल्ट में तो आप इनको फिजिकल गोल्ड के तहत इनको क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक। क्लेम करने का तरीका ये होता है कि आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट देनी होती है, आपकी जो होल्डिंग है वो 10 तोला हो, और उस रिक्वेस्ट के बाद जो है आप फिजिकल गोल्ड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बेचना होगा तो बेचना भी बहुत आसान है कि आप जाएंगे गोल्ड में और सेल पे क्लिक करेंगे, और सेल पे क्लिक करने के बाद आप ये करेंगे कि 1 हफ्ते का टाइम पीरियड होगा, ठीक है, क्योंकि उनका ज़रूरत है वॉल्ट में आपका पैसा, उन्होंने गोल्ड जो है होल्ड किया हुआ है, और वो हफ्ते में जो है आपका गोल्ड जो है वो क्लियर हो जाएगा, और वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, इसकी एक छोटी सी कॉस्ट होती है जो कि आपकी गोल्ड की जो वैल्यूएशन है उसका 1% जो है वो आपका सालाना कटता है, जो कि आपका होल्डिंग कॉस्ट होती है वॉल्ट की, ठीक है। जब तक सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो आपकी एक हो रही है तो गोल्ड के जो है वॉल्ट के चार्जेस होते हैं। इसके अलावा मज़ीद मैंने यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप जाएंगे तो आप जाके उसको यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अगर आपको अपना बताऊँ कि मैंने कैसा किया हुआ है, तो मैंने अपना 50% पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स में रखा हुआ है, मनी मार्केट एंड इनकम मार्केट में, जिसमें मुझे कुछ % रिटर्न जो है हर महीने आ रहा होता है। नो डाउट कम आता है, लेकिन यह है कि सेफ़ एंड सिक्योर आ रहा है, और मेरे पास एक जगह पे लिक्विड कैश पड़ा हुआ है। बाकी कुछ पैसा जो है वो मेरा इंजेक्टेड है ETFs में, जो मैं हर महीने एक्यूमुलेट कर रहा होता हूँ। उसके अलावा कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्टेड है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सिंपल तरीका मैंने बताया आपको कि आप लोग चाहें तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बुरा ये नहीं है। मिज़ान गोल्ड फंड में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको अपना बता रहा हूँ तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है PMEX के गोल्ड फंड में, क्योंकि वो आपको वहाँ पे रियल गोल्ड तक आपको रसाई दे रहा होता है। इसके अलावा जो पैसा बचता है वो आप इंजेक्ट कर दें स्टॉक मार्केट में, उसमें फिर आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। मुझे लोग कहते हैं आप क्यों इतना रिलैक्स रहते हैं कि यार मार्केट कहीं भी जाकर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनाब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना। मेरा जो वो पैसा है जो मुझे लाइफ में चाहिए ही नहीं ना, वो मेरा पैसा इंजेक्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट कहीं भी जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा बाकी पैसा जो है वो तो सेफ जगह पे या लॉन्ग टर्म में इंजेक्टेड है ना। तो यहाँ मैंने वो पैसा डाला, वो पैसा आपका 10 रुपये भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपनी जो भी नेट वर्थ है उसका 20-25 या मैक्सिमम 30% सिर्फ स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है, ठीक है। चाहे आपको काम आता है या आपको काम नहीं आता, ठीक है। उसमें यह है कि आप रिलैक्स रहेंगे। जब आपकी साइकोलॉजी जो है वो बेहतर रहेगी ना, तो आप बेहतर काम कर सकेंगे। जब आपने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया होगा तो आप परेशान रहेंगे मार्केट गिरने से, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाली हुई है। फिजिकल गोल्ड देखना हो तो PMEX फिजिकल गोल्ड जाके यहाँ से देख सकते हैं। ETF देखना हो तो ETF की भी मैंने सारी जो है डिटेल डाली हुई, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपनिंग देखना हो तो म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो भी मैंने सारा यहाँ पे डिटेल डाला हुआ है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी डाला हुआ है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी डाला हुआ है। सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है आपके पास मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। टॉप फंड्स की बात करेंगे तो उसमें जो है मिज़ान जो है टॉप फंड जो है 2025 दिसंबर का जो था वो रैंक फंड है। सो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है म्यूचुअल फंड की अपडेट दे दूँ कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। आई होप मैंने सब चीज़ें जो है कवर कर ली होंगी। स्टिल कोई चीज़ रहेगी हो तो आप मुझसे जो है डिस्कॉर्ड में भी रब्ता कर सकते हैं, मैं लिंक अटैच कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में अप्लाई में भी आप मुझसे जो है मालूमात ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।